जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि हम लोग खान सर के मंथली मैगजीन्स आती है, करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन्स, हम लोग उनको एनालिसिस कर रहे हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नमेंट्स का जो ना फरवरी मंथ में जितने भी आर्टिकल्स दिए गए थे उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज के सेशन जो है ना पॉलिटी एंड गवर्नमेंट्स का लास्ट सेशन रहेगा। आज हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नमेंट्स को कंप्लीट कर चुके होंगे। इससे पहले हम लोग बिहार स्पेशल का कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आज के सेशन में हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नमेंट्स को कंप्लीट करेंगे। उसमें कुछ आर्टिकल्स बच गए थे, उसको हम लोग आज देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेशन से जो ना नेक्स्ट सब्जेक्ट को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन का देखते हैं। पहला आर्टिकल्स क्या है? कहा जाता है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, मतलब एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। देखिए अभी चुनाव का दौर है। इससे पहले जो है ना अभी पिछले साल भी काफी राज्यों में जो ना चुनाव हुआ था, और अभी जो है वर्तमान समय में भी चुनाव का दौर है। तो इससे सवाल बनाए जा सकते हैं। इसमें कुछ नया नया अधिनियम बनाए गए हैं, कुछ नया नया कानून बनाए गए हैं, उसको हम लोग को देखना है। हम लोग को राजनीति से संबंधित कोई भी मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन हम लोग को कुछ ऐसे भी हैं जो संविधान और पॉलिटी से रिलेटेड होगा और वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कौन से कहां से सीट ले रहा है, कौन जीत रहा है, इस सबसे उतना मतलब नहीं रहना है, ठीक है। लास्ट में जब ये चुनाव का परिणाम आ जाएगा उसमें जो भी चीज देखने को मिलेगा वो सब हम लोग को ध्यान रखना है। बाकी ये सब जो है ऐसा होता है ना कि कौन कौन से सभा कहाँ पे किसको सीट मिला है, कौन से बीजेपी का है या कांग्रेस का, वो सब चीजों पे हम लोग को ध्यान नहीं देना है। वो सब कभी नहीं पूछेगा और उस पर इंटरेस्ट रखना भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में हुए चुनावों ने वोट के मूल्य में मात्रात्मक रूप से कमी आने की समस्या को हल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, ताकि अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा सके। अभी क्या हुआ है, देखिए भारत में होता है क्या क्या, जैसे अभी 100% वोटर है ना, वोटर आईडी जिसका 100% का है, तो लगभग आप देखोगे इतिहास में तो वही 60 to 70% के आसपास ही मतदान हुआ करता है। यानी कितना, लगभग 30 to 40% लोग मतदान करते ही नहीं है, किसी को भी नहीं करते हैं। तो यही इसी क्षेत्रों में जो ना ये प्रोग्रेस करने के लिए, इसमें इंक्रीज करने के लिए ये आपका ये नियम लागू किया गया है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। आपको बताने के लिए कहा गया कि आपकी एक वोट कितना मतलब महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, या जिसमें जो जिसको वोट देने का अधिकार नहीं है उनके बारे में भी इसके बारे में जानने को मिलेगा आज के सेशन में, है ना। तो अभी रिसेंटली इन तमाम राज्यों में चुनाव हुआ है, उसमें भी बहुत कम मात्रा में जो ना लगभग वोट जितना होना चाहिए वो उतना नहीं है। अभी लगभग इस साल जो है ना लगभग 98 करोड़ लोग जो है ना वोटर आईडी के हैं, लेकिन उसमें से अब देखते हैं कितना लोग वोट देते हैं। उस कोशिश किया जा रहा है कि वोट ज्यादा से ज्यादा लोग करें, है ना। तो वही बातें इसमें कही जा रही है, जैसे कि अल्पसंख्यक जो भी हैं उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जा सके। ओके, तो इस तमाम चीजों पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्या कहा जाता है आगे देखते हैं। कहा जाता है एक व्यक्ति एक वोट, ये क्या होता है समझते हैं हम लोग। यह वोट देने का मूल अधिकार को संदर्भित करता है। यह वोट देने के मूल अधिकार को जो ना आपका फंडामेंटल राइट्स को अधिकार ये संदर्भित करता है, आपको समर्पित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को एक वोट देने का अधिकार हो, ताकि उसे राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिले। तो जो 18 साल से बड़े हैं, है ना, 18 साल के हो चुके हैं, उसको ये आपका जो है ना अधिकार होनी चाहिए कि आप भी चुनाव में भागीदार हो। मतलब कि आप अपने जो मतलब कि अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव कर सकते हो, वोट देने का अधिकार हो, इन तमाम चीजों को शामिल किया गया है। तो वही होता है एक व्यक्ति एक वोट। ओके, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, है ना। ये सब सवाल बनाए जा सकते हैं और आपके एसए में भी पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो, या तो आपको मेंस में पॉलिटी में भी ऐसे सवाल देखने को मिल सकता है, तो आपको उसमें शामिल कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में कहा जाता है एक मूल्य, है ना। पूरा नाम क्या था, एक वोट एक अधिकार, जैसे एक मूल्य है। अब एक मूल्य के बारे में समझते हैं। इस बात का समर्थन करता है कि प्रत्येक नागरिक के वोट का मूल्य चुनाव के परिणाम को निर्धारित करने के समान प्रभाव होना चाहिए, चाहे उनकी आय या लिंग जो भी हो। मतलब इसमें यह कहा जाता है उसकी मूल्य, एक वोट का मूल्य का पता होना चाहिए कि एक वोट का मूल्य क्या हो सकता है ना। एक वोट से भी इस आगे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई गलत नेता का चयन हो सकता है, या नहीं तो अच्छे नेता का चयन नहीं हो सकता। इन तमाम चीजों को भी शामिल किया, जैसे उसकी उसकी आय क्या होगी, ये इस पे निर्धारित नहीं करता है कि वोटर की आय क्या है, उसके ये निर्धारित नहीं करता कि उसकी लिंग क्या है। मतलब इसमें जो है ना पुरुष हो या गरीब हो, अमीर हो या महिला हो, सभी को ये अधिकार होनी चाहिए वोट देने का, जो 18 साल से ज्यादा हैं और भारतीय नागरिक हैं। ओके, तो इसके बारे में ये आपको बताया जा रहा है कि इसका मूल्य क्या है। और जैसे इसकी भौगोलिक स्थिति, ये कोई भी स्टेट के हो, कोई भी राज्य के हो, कहीं के भी हो, सिर्फ भारतीय नागरिक होनी चाहिए, उसका ये अधिकार मिलने चाहिए। ओके, और उसके बाद क्या किसी
अन्य व्यक्तिगत विशेषता जैसे कारक कुछ भी हो तो इसको शामिल किया गया है। इसका यही मूल्य है। हम लोग एक वोट के बारे में समझ चुके हैं, इसका मूल्य क्या है इसके बारे में भी समझ चुके हैं। और इसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, एक मूल्य जिसे अक्सर एक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में समझा जाता है। इसका आमतौर पर मतलब यह है कि चुनावी जिलों यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग समान आबादी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद यह समान अधिमान के सिद्धांत पर जोर देते हैं और सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक वोट लगभग समान संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व करे। तो इसके बारे में यही समझाया जा रहा है कि आप जो भी वोटर है ना, जो 18 साल से ज्यादा बड़े मतलब 18 साल के हो चुके हैं, उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उसको राजनीति में हिस्सेदार होनी चाहिए, वो चुनाव में भागीदार हो, है ना। तो उसके बाद आपके मूल्य के बारे में बताया कि ये आखिर कैसा मूल्य हो सकता है, जैसे उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का लिंग हो सकता है, जाति हो सकती है, या किसी प्रकार की आयु हो सकती है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, या कोई भी भौगोलिक क्षेत्र के हो, इसमें वो हिस्सेदार हो सकते हैं। तो इसके बारे में बताया गया, यही आज के आर्टिकल्स में दिया गया था। उम्मीद करता हूं कि इस आर्टिकल को आप समझ चुके होंगे। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल आज के सेशन का रहने वाला है डाकघर विधेयक 2023। डाकघर विधेयक 2023 में क्या किया गया है, ये जो इसके बारे में समझते हैं। क्या कहा जाता है, लोकसभा ने हाल ही में डाकघर विधेयक 2023 पारित किया है, जो भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को प्रतिपादित कर देगा। ठीक है अभी, और ये भी एक और चीज ऐड हुआ है, अब देखेंगे, आप सुने ही होंगे, अभी जैसे चुनाव चालू हो गया है और अब ही चालू हो गया है कि जो मतलब कि बूढ़े हैं, है ना, बूढ़े व्यक्ति के लिए घर घर जाकर जो ना वोट लेने का ये नया रूल्स बनाया गया है। तो उसको भी आप आगे हम लोग देखने वाले हैं, है ना, जो आर्टिकल्स आएंगे तो उसको भी कवर करने वाले हैं, तो वो भी आप समझेंगे। तो ये अभी यही है डाकघर विधेयक अधिनियम में। ये आपको पूछे जा सकते हैं डाकघर विधेयक अधिनियम कब लागू किया गया था। सबसे पहले ये 1898 में इसको लागू किया गया था। अभी फिर से इसका विधेयक में कुछ पारित किया गया है, उसको समझते हैं हम लोग। ये क्या होता है, इसका विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहले कहा जाता है निजी खिलाड़ियों को अनुमति देकर पत्र वितरण पर सरकारी एकाधिकार को समाप्त किया गया है। इसका ये प्रमुख विशेषताएं हैं। उसके बाद नेक्स्ट विशेषताएं कहा जाता है भारतीय डाक को अधिक स्वायत्तता और मूल्य निर्धारण लचीलापन प्रदान करता है। उसके बाद आपका सुरक्षा के लिए संदिग्ध की सूचना देना आवश्यक है और सरकार को विशिष्ट परिस्थितियों में डाक सामग्रियों को रोकने की शक्ति देता है। ये किसके पास है, सरकार के पास। जितनी भी परिस्थितियां हैं, जितने भी सिचुएशन है, उसके डाक सामग्रियों को ये रोक सकती है, कौन, सरकार। उसके बाद कहा जाता है इसमें खो या क्षतिग्रस्त पार्सल के लिए सीमित दायित्व प्रदान करता है, लेकिन गोपनीयता संबंधी चिंता पैदा करता है। जैसे इसमें कोई डाक खो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया, मतलब किसी प्रकार की वो नहीं मिल पा रहा हो, तो इसके बारे में भी ये दायित्व प्रदान करता है। ठीक है, तो यही बातें आपका दिया गया। तो आपको इस तरह से सवाल बनाए जा सकते हैं, डाकघर विधेयक अधिनियम 2023 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो इन तमाम बिंदुओं को आप ध्यान रखेंगे और आपके मेंस में भी सवाल अगर बनाए जाएंगे तो ये सब चीज़ों को आप शामिल कर सकते हैं। और डाकघर से संबंधित कोई सवाल बनाए जाएंगे तो ये सबको आप ऐड करके लिख सकते हो, मेंस में भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका डाकघर विधेयक 2023 था। और हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखने वाले हैं अखिल भारतीय न्यायिक सेवा। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा क्या है, इसके बारे में समझते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुझाव दिया कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन न्यायपालिका में विविधता लाने में मदद करेगी। मतलब ये कहा है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को अगर हम लोग लागू करते हैं तो इसमें जितने भी न्यायपालिका में हैं उसमें जो जितनी भी विविधताएं हैं, है ना, विविधता लाने में काफी हद तक हमें मदद करेगी। तो इसलिए ये विधेयक को, इस नियम को लागू किया है। उसका नाम क्या है, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा। और आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को किसने लागू करवाया। तो ये अपना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये सुझाव दिया गया, इसके बारे में बनाया गया है। तो आपको ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं, है ना, तो आपको इस पे ध्यान रखना है। उसी प्रकार नेक्स्ट में इसमें क्या कहा जाता है, आखिर होता क्या है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, इसको समझते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें क्या कहा जाता है, ये आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा किस अनुच्छेद में है ना। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हो तो एक सवाल आर्टिकल से कम एक सवाल हर साल देखने को मिल रही है। तो ये अभी करंट में भी है, हो सकता है यही पूछ दे, तो आपको उसको ध्यान रखना भाई, है ना। तो कहा जाता है संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी कि AIJS के गठन के बारे में उल्लेख करता है। ये अनुच्छेद 312 में आपका अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में इसमें शामिल किया गया है, संबंधित करता है, उल्लेख करता है। ठीक है, उसी प्रकार कहता है यदि राज्यसभा अपने मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मतों द्वारा विधेयक पारित कर लेती है तो संसद कानून द्वारा अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। मतलब ये कहा जाता है राज्यसभा, एक लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, इसके बारे में आप समझ जानते ही होंगे। राज्यसभा में जितने भी मतदान करने वाले सदस्य होते हैं ना, जो वोट देने वाले सदस्य होते हैं, उसके 2/3, जैसे मान के चलो
50 अगर वोट 50 मतदान है, उसका 2/3 जितना भी होगा उसके 2/3 लोग अगर इसमें वोट दे रहे हैं कोई भी क्षेत्रों में, तो उसके बारे में ये अखिल भारतीय सेवाओं को लागू कर सकता है, गठन कर सकती है। तो उसके लिए कम से कम गठन करने के लिए कम से कम आपका 2/3 वोट होनी चाहिए। आपको पूछे जा सकते हैं, ऐसे सवाल बनाए जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में, प्रीलिम्स में ऐसे सवाल आप यूपीएससी में भी देखने को मिलेगा, कथन और कोड टाइप में, कि आपको जैसे इसमें आपको पूछे जा सकते हैं कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन करने में कितने मतदान की आवश्यकता होती है। तो आपको कहा जाना है कि मतदान देने वाले सदस्यों का, है ना, उपस्थित सदस्यों का 2/3 सदस्य होनी चाहिए। कुल नहीं बोला जा रहा है, उपस्थित यानी कि जितने मतदान करेंगे, मतलब आप 100 सीट हैं, 100 में से सिर्फ 50 लोग ही मतदान किए हैं, है ना, वो 50 को ही काउंट करना है, 50 का 2/3 लोग इसमें शामिल होंगे, होनी चाहिए कम से कम 2/3, उसके बाद इसका गठन कर सकती है। तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। उसी प्रकार आगे कहा जाता है, हालांकि अनुच्छेद 312 का क्लॉज नंबर 2 में जिला न्यायाधीश के नीचे कोई भी पद शामिल नहीं किया जा सकता। मतलब ये आपको डायरेक्टली कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 312 में के क्लॉज 2 में कहा गया है, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा में जितने भी सदस्य होंगे वो जो है ना, कम से कम उसका निचला पद क्या होने चाहिए, जिला न्यायाधीश, है ना। आपके हर जिला में एक न्यायाधीश होते हैं, उनका सदस्य से ऊपर ही होनी चाहिए, उनसे छोटे छोटे कोई भी पद का नहीं होने चाहिए इसमें सदस्य। तो आप इसमें भी ध्यान रखेंगे भाई कि अखिल भारतीय सेवा के जो है उसमें सदस्य कौन कौन हो सकते हैं। तो आपके एक ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस में रह सकता है कि इसमें जिला न्यायाधीश के नीचे का कोई भी पद शामिल ना हो, या तो आपको ऐसे भी वो देखने को मिलेगा कि जिला न्यायाधीश के ऊपर के पद वाले सदस्य हो सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखोगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी तरह के सवाल बनाए जाते हैं मेरे दोस्त, है ना, तो इसको आप ध्यान रखोगे। उसके बाद कहता है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसके बारे में भी समझते हैं, है ना। तो अभी तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सुझाव दिया गया था, इसके पहले भी इसके बारे में दिया गया था। तो इसके बारे में देखिए, 1998 में विधि आयोग की न्यायिक प्रशासन पर सुधारों पर आपका रिपोर्ट पहला दस्तावेज था जिसने केंद्रीकृत न्यायिक सेवाओं के बारे में बात की थी। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, इसके बारे में, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, 1998 में हुई थी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपका लास्ट कहा जाता है न्यू इंडिया डायरेक्ट 75 के लिए रणनीति के अंतर्गत AIJS के लिए सुझाव दिया गया है। ये AIJS का मतलब हो गया अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, है ना। तो इसके बारे में भी आपसे ध्यान रखेंगे। तो आपका ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स था, इसको हम लोग कवर कर चुके हैं। और पॉलिटिका और लास्ट आर्टिकल यही रहेगा आपका, जिला न्यायाधीशों की भर्ती की वर्तमान स्थिति। आखिर अभी जिला न्यायाधीशों की भर्ती किस तरह से करते हैं हम लोग, उसके लिए क्या योगदान होना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके बारे में पूछा जा सकता है आपको। तो इसमें कहा जाता है अनुच्छेद 233 और 234 राज्य लोक सेवा आयोग, मतलब कि स्टेट PCS, है ना, को उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद क्रमशः न्यायिक सेवाओं में जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार देते हैं। तो आप इसको ध्यान रखोगे कि आपका जिला न्यायाधीशों की भर्ती वर्तमान समय में इसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, आपके राज्य लोक सेवा आयोग को जो उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, उच्च न्यायालय के परामर्श, हाईकोर्ट के परामर्श के बाद जो है ना, ये क्रमशः न्यायिक सेवाओं में जिला न्यायाधीश और जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होता है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। इस प्रकार देख सकते हो, तो ये भी आर्टिकल्स हम लोग का कंप्लीट हो चुका है ना। आप देख सकते हो द्रौपदी मुर्मू और CGI है सामने में, आप सभी इसके बारे में जानते हैं, है ना। तो ये आपका रहा पॉलिटी को हम लोग इस तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट इकोनॉमिक्स है ना, तो हम लोग उसको भी देखने वाले हैं। तो तत्काल आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। हम लोग जैसे बोले थे आपको कि जल्द से जल्द कंप्लीट करा देंगे, और कंप्लीट भी करा दिया मैंने। बिहार स्पेशल और पॉलिटी एंड गवर्नेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे, को लेकर आएंगे और फुल एनर्जी के साथ आएंगे, है ना। तो बस आज के सेशन में इतना ही रहने देंगे। इस तरह से पॉलिटी एंड गवर्नेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और क्लास का रिव्यू जरूर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।